बोलते हैं कि आतताई मतलब एक पहला व्यक्ति होता है आग लगाने वाला, दूसरा विष देने वाला, किसी ने किसी को विष दिया हो। आ, तीसरा आप मान के चलो कि हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ जो व्यक्ति हो। शुरू हो जाता है। नौकरी जब करना शुरू करते हैं तो हर किसी को लगता है कि ये मेरे लिए जॉब सही नहीं था, या ये कंपनी सही नहीं था, या ये रोल सही नहीं था को। बट जब हमें एंड वो पूरे ट्रेनिंग के हम्म। दौरान एक ये ऐसा चीज है जिसमें आपके एक एक चीज चेक किया जाता है। मगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एक बटन अगर मैंने पहना है तो बटन यही होना चाहिए और उसके कोई धागे दिखने नहीं चाहिए। तो इतना सिखाया हम्म। जाता है हमें। जय हिंद एवरीवन। पिछले फोर्थ एपिसोड में हमने देखा था जो चैप्टर 1 और फर्स्ट श्लोक है 1.1 के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड पूरे एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश किया कि महाभारत के पीछे क्या रीजन था। एंड सिर्फ एक अर्जुन का मनस्थिति ही कारण था या उसके अलावा भी क्या क्या रीजन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो पूरा महाभारत घटा है एंड उसमें पांडवों का क्या रोल था, कौरवों का क्या था, एंड उसमें अर्जुन का पात्र क्या था। ऐसे कई सारी चीजें हमने डिस्कस किया। एंड इसके अलावा जो पहले के 2-3 एपिसोड से हम डिस्कस करते आ रहे हैं अर्जुन के बारे में ही। यस। लोगों को लग रहा होगा कि काफी समय से हम अर्जुन के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट हाँ। अर्जुन ही एक जरिया है जिसके थ्रू ये पूरा भगवत गीता या महाभारत का संदेश हमें मिला है। तो हमारे एग्जैक्ट। तरफ से जितना हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे वही एक हमारा बेस लाइन होगा। आगे जाके जो भगवत गीता के बारे में एक एक श्लोक के तौर पे हम डिस्कस करेंगे वो आसानी से समझने में हमें सबको हेल्प होगा। अब मैं आज इस एपिसोड में प्रियांक भाई से पूछना चाहता हूँ, पूरे फर्स्ट चैप्टर में एक 1.1 श्लोक ही इम्पोर्टेंट था या इसके अलावा भी कुछ और श्लोक है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? पहले तो आपने मैं उस पर आता हूँ, पर पहले तो आपने जो अर्जुन के बारे में बोला ना, वो अर्जुन मतलब हम लोग ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं उसके बारे में, बट अर्जुन ही हमारा रास्ता है। एक बार लास्ट टाइम मेरे को शायद ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन ही हमारा अर्जुन के बारे में एक्चुअली किसी ने कहीं बात की नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचा व्यक्तित्व था, उसके बारे में कभी किसी बात नहीं की। तो इसलिए हम अपने इस चैनल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि लोग अर्जुन को समझने की कोशिश करें। कोई किताबें नहीं है, कुछ नहीं है। अब शायद हम और ज्यादा अर्जुन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब सारा का सारा कन्वर्सेशन कृष्ण भगवान का जी। और अर्जुन के बीच का ही है। तो अब कृष्ण भगवान से हम अर्जुन जो समझ रहा है उसके थ्रू अब हम लोग समझना समझना चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में कितनी क्या चीजें पर्टेनिंग है। ठीक है। तो 1.1 तो पहला श्लोक हमने लास्ट उसमें डिस्कस कर लिया था। ऐसे तो श्लोक काफी सारे हैं, मतलब 43 श्लोक है शायद, मेरे को जहां तक अभी एकदम याद नहीं आ रहा, शायद आई थिंक 42 या 43 श्लोक हैं। ओके। उसमें से आई थिंक जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि 1.36 एक श्लोक है और एक 1.37। ठीक है। ओके। तो मैं उन श्लोक को थोड़ा सा रिसाइट करता हूँ, फिर उसका थोड़ा मतलब समझते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या यूज हुई है वो थोड़ा देखते हैं। जी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी। तो वो श्लोक हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो इस तरीके से है कि निहत्य धातराष्ट्रान का प्रीति सयात जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिन। ठीक है। ये जो है 1.36 है। इसमें क्या है कि इसमें अर्जुन जो है वो कृष्ण से क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से, या फिर उनको एक डिस्कशन मोड में है कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हमको क्या प्रसन्नता होगी। वर्ड आया है आततायीन लास्ट लाइन में, मतलब इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब आततायीन वर्ड जो है वो वेदों में और स्वामी रामसुखदास जी के अनुसार वो 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार कैसे होते हैं कि आतताई मतलब एक पहला व्यक्ति होता है आग लगाने वाला, दूसरा विष देने वाला, किसी ने किसी को विष दिया हो।
तीसरा, आप मान के चलो कि हाथ में शस्त्र लेकर लेकर मारने को तैयार हुआ जो व्यक्ति हो। चौथा, धन को हरने वाला, किसी और का धन हड़पने वाला। पांचवा जो है जमीन राज्य को छीनने वाला। ओके। और छठवा जो है स्त्री का हरण करने वाला। तो मतलब ये जो आतताई की जो क्वालिटीज हैं, ये सारी की सारी दुर्योधन में आराम से घटित होती दिखती हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू। आतताइन वर्ड मतलब पाप या पापी का डेफिनेशन है क्या? जो हाँ, एक तरीके पाप। से आप पापी मतलब एक व्यक्ति पापी होगा उसकी समझ लीजिए। मैं ओके। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि दुर्योधन में कैसे घटते हैं। उसने क्या किया, पहला, उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। ठीक है, आग लगाने वाला पहला वर्ड हो गया। दूसरा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हम्म। दूसरा कौन सा हो गया, विष देने वाला, हम्म। अकॉर्डिंग टू स्वामी रामसुख दास जी, मतलब उनके उसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ता हूं मैं तो। तीसरा क्या था कि हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ। तो मतलब हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही, हमेशा ही तैयार रहते थे, हमेशा झगड़ा उन दोनों का चलते ही रहता था, एक टग बचपन ऑफ से वॉर टाइप। यही देखते आए हाँ, हुए हैं। बचपन से ही यस। करते चले आ जी। रहे हैं। बचपन में आई थिंक मुझे ये भी याद आ रहा है कि दुर्योधन ने पूरी षड्यंत्र रच के भीम को भी जहर दिया था, आई थिंक, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। जो फिर गंगा माता में जाके वो डूब जाते हैं, फिर वहां से हाँ वो बाहर हाँ आते हैं। हाँ यस यस। हाँ। जी। छठवा, चौथा, धन को हरने वाला। अब धन को हरने के लिए इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा दूध क्रीड़ा जो प्लान किया था पूरा, अपने मामा को यूज कर किया था इसने। छल कपट से अ, जो कपट से दूध क्रिया करके किया था, है ना। जी। जमीन हरने वाला, और आपका ये स्त्री हरण करने वाला। तो उसमें देखो, द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने क्या बोला था, मैंने तेरे को जीत लिया है। हम्म। दूध क्रिया का जो परिणाम था उसमें उसने बोलता है कि मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी हम्म। दासी हो गई है। हम्म। ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके ना उसने फिर मतलब काफी अपमान किया था उस लेडी का, काफी। अम, तो मतलब शास्त्रों के वचनों के अनुसार अगर आप देखोगे ना, तो आतताई जो वर्ड है, अब इसको, इसके लिए भी अर्जुन भावुक हो रहा है, मोह में आ रहा है कि भाई, हम्म। इन आतताई है तो पापी, पर हम्म। इनको मार के यार, मतलब हमको हमको क्या फायदा होने वाला है, हमको किस हम्म। तरीके की प्रसन्नता होगी, जनार्दन जनार्दन को पूछ रहा है। जबकि हम्म। एक्चुअली आतताइयों को मारने से कोई पाप या दोष लगता नहीं है। पर फिर भी ये व्यक्ति, सेकंड श्लोक में जाता हूं मैं, वहां पे देखो उसका रेलेवेंस आपको थोड़ा दिखेगा। सेकंड वन श्लोक क्या पॉइंट बोलता थ्री है, सेवन 1.37, ओके। नेक्स्ट, नॉट सेकंड, नेक्स्ट श्लोक। जी। उसमें क्या बोलते हैं कि तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्वयं स्वबांधवान हम्म। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, वो बोल रहा है कि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब यहां पे आप नेक्स्ट लाइन में फिर से एक वर्ड है, स्वजनम। अभी थोड़ा सा फिर से मैं पिछले एपिसोड की तरफ जाता हूं, हल्का सा टच करूंगा कि वहां पे जो 1.1 हमने डिस्कस किया था, हम्म। वहां पे सेकंड लाइन थी, मामकाः पांडवश्चैव किम जी। कुर्वत धनंजय। है ना, मामा का मामका मतलब वर्ड। मेरे। हाँ। हाँ, मामकाः जो वर्ड था, मेरे पुत्र हम्म। और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है वो क्या बताओ। चल रहा है जी। ये जो व्यक्ति है, ये आतताई 1.36 में आतताई वर्ड बोल रहा है, बट नेक्स्ट एपिसोड, सॉरी, नेक्स्ट 1.37 में बोल रहा है कि स्वजनम, ये मेरे ही अपने कुटुंबी लोग हैं। हम्म। ये सबको एक जैसा ले रहा है। हम्म। हम्म। कितना डिफरेंस है, कितना हम्म। डिफरेंस है 1.37 एंड 1.1 का। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दो पर्सनालिटीज अलग अलग है, एक जी। धृतराष्ट्र और एक अर्जुन पांडव। इन हम्म। दोनों में कितना डिफरेंस है। ये अभी भी बेचारा कुटुंबी जन बोल रहा है, मेरे जन बोल रहा है, जी। स्वजन बोल रहा है। हम जी। पहले भी स्वजन के बारे में, बट यहाँ पे रेफरेंस देना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले हम्म। एपिसोड में वो उसके अंदर स्वार्थ दिख रहा है व्यक्ति के अंदर, पर इसके अंदर ममता भरा ये है कि यार, मैं अपने लोगों को अभी भी मार के मुझे क्या मिलेगा। हम्म। बट कृष्ण जो है, आई थिंक इसके आगे
उसको यही समझाएंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेटिस्फेक्शन, तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा डजेंट मैटर, पर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्षत्रिय क्या है अभी, हम्म। हम्म। वो क्या है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और पहली बात तो आतताई है, इनको मार भी देगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे तो कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ डिस्क्राइब किया है कि ये लोग ऑलरेडी, हम देखेंगे कि ये लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं, वो सब हम आगे जाके देखते हैं। अभी ओके। अभी इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग में आपसे बात करते करते ये आ रहा है कि आपके आर्मी के करियर में कभी ऐसा हुआ है कि बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने, कभी कुछ ऐसा करना पड़ा होगा जो व्हेन यू वर नॉट लुकिंग फॉर द सेटिस्फेक्शन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टेकन ओवर द सेटिस्फेक्शन। जी। सो व्हाट्स योर, आपका कुछ ऐसा इसके बारे में कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ है आपका आर्मी को लेके? अ, मैं आर्मी का जो एक्सपीरियंस है वहाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्लैशबैक देना चाहता हूँ। ये आपने एक अच्छी बात बताई कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स प्रायोरिटी ओवर सेटिस्फैक्शन। जब भी आपको अपना जिम्मेवारी निभाना है तो वो निभाना है, उसमें दो राय नहीं है कि उससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है और उससे मेरे को क्या मिल रहा है, ये सोचना नहीं चाहिए। अब हम्म। जिम्मेवारी को समझने के लिए पहले हमें ये जानना है कि हम किस स्टेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। हम्म। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो बचपन से शुरू होता है कि हर किसी के बचपन में देखा जाता है कि उनके माँ बाप हमेशा उनको टोकते रहते हैं, हमेशा उनको डांटते रहते हैं, करेक्शन देते रहते हैं। तो हर किसी बच्चे में या बचपन के दौरान ना लगता है कि ये हमेशा मुझे ही क्यों डांटते हैं, मुझे ही क्यों सीखने में लगे रहते हैं। बट उस टाइम वो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो हम्म। उस दौरान सेटिस्फैक्शन के तौर पे चले जाएंगे, नहीं ये मेरा बच्चा है या मेरा बेटा है बेटी है, इसको मैं डांटूंगा नहीं या सिखाऊंगा नहीं, तो उस टाइम वो गलत हो जाएंगे। क्योंकि हमें जो सही शिक्षा या सही पेरेंटिंग मिलना चाहिए वो हम उससे दूर हो जाएंगे और आगे जाके कैसे व्यक्ति बनेंगे, बुरा या समाज के लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक इंसान बन जाएंगे, वो उसका परिणाम कई बार हमने हिस्ट्री में भी देखा है। तो हम्म। पेरेंट जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो पेरेंटिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो डिलीवर कर रहे हैं, तो एज ए किड या एज ए चाइल्ड उस टाइम हमें समझ नहीं आ सकता है। बट हम्म। आगे हम्म। जाके जैसे सब भी बोलते हैं कि जब तू बड़ा होगा तब तुझे समझ में आएगा, जब तू बड़ी होके किसी और के घर जाएगी तब समझ में आएगा। तो आई थिंक ये हाँ। हर किसी के लाइफ में कॉमन है। अब यस। उसके बाद आता है जब हम स्टूडेंट लाइफ, जो हाई स्कूल या एक एट्थ स्टैंडर्ड से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक कॉलेज वाला लाइफ जो शुरू होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के एजुकेशन के तौर पे ना, उस यस। टाइम हम स्टूडेंट जर्नी में रहते हैं। तो हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, हमारे स्किल हम्म। डेवलपमेंट पे ध्यान दें, और ऐसा यस। स्किल डेवलपमेंट करें जो आगे जाके हमें उससे जीवन का जरिया मिले, जिससे हम अपना जीवन गुजार सकें, जो कि वो आगे जाके बोझ ना बने। ये कई हम्म। स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं देखते हैं, उसको भी एक बोझ समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है या इसी स्कूल में पढ़ना है, इसी स्ट्रीम में पढ़ना है, इसी हम्म। एक फील्ड में मेरे को चाहते हैं कि ये पढ़ाई करना जरूरी है। हो सकता है उस टाइम अगेन हमें समझ में नहीं आए कि कितना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। बट पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो उन्होंने देखा है, उनका भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ठोकर खाए हैं, जिसके थ्रू उनको रियलाइज हुआ होगा कि जो मैंने गलती अपने लाइफ में किया है मैं अपने बच्चे को करने नहीं दूंगा। तो फर्स्ट हमारा यस। रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करना जो हमें वो गाइड कर रहे हैं। उसके ओवर हम्म। एंड अप वो अगर हम एज ए स्टूडेंट परफॉर्म करना शुरू करेंगे कि मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ाई करना है, मुझे हर दिन अपने आप से बेहतर बनना है। इसमें कंपटीशन की बात नहीं हो रहा है कि मैं कितने हम्म। नंबर लाऊंगा, किस लेवल पे टॉप करूंगा या किससे बेहतर बनूंगा, ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अपने आप से हम्म। बेहतर बनो, और जितना आप जिस लेवल से शुरू कर रहे हैं उससे बेटर बनते जाओगे तो आगे जाके आपके लाइफ आसान होगा ही होगा। उसके बाद आता है जो भी डिग्री आपको परस्यू करना है, अगेन सेम अप्लाइज टिल दैट, मतलब उस स्टेज में भी आप एक स्टूडेंट ही रहेंगे, आपको वही फुलफिल करना है। उसके बाद नौकरी फिर शुरू हो जाता है। नौकरी जब करना शुरू करते हैं तो हर किसी को लगता है कि ये मेरे लिए जॉब सही नहीं था, या ये कंपनी सही नहीं था, या ये रोल सही नहीं था।
बट जब हमें पता है एंड एंड ऑफ द डे मुझे एक जॉब चाहिए, जो मैं अभी तक पढ़ाई करके जो सीखा है उसको मैं कहाँ स्किल डेवलप करूं या इम्प्लीमेंट करूं अपने नॉलेज को। तो एक अगर हम्म। हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला है उसमें हमें डिलीवर करना है। जो भी जिम्मेवारी मिला हो काम के तौर पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का हो सकता है, का टीम का हो सकता है, इंडिविजुअल टास्किंग हो सकते हैं, या कई बार हम सुनते हैं कि ये तो मैनेजर का काम था बट मुझे उसने चिपका दिया। ठीक है, हो सकता है, बट आप करो। हाँ, उससे भी आपको क्या पता क्या सीखने को मिल रहा है और आगे जाके वो कैसे हेल्प हो रहा है, यू नेवर नो। तो ऐसे यस। स्टेज में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग के दौरान अगर देखूंगा तो ट्रेनिंग में कई बार लगता था हमें कि ये हमें इतना क्यों भगा रहे हैं। हमारे आर्मी के ट्रेनिंग जनरली रनिंग रनिंग एंड रनिंग ही रहता है। तो हम सोचते हाँ थे हाँ। इतना भगाते क्यों है, भगाते क्यों। बट जब आगे जाके रियलाइज हुआ ना, भगाना एक रीजन था जिसके वजह से आपका ओवरऑल फिटनेस डेवलप हो रहा है। एक वो हम्म एंड्योरेंस देता है, बाकी जो फिटनेस के एक्सरसाइज और जो हमें टेस्ट वगैरह पास करना है उसके लिए एक वो बेस बनाता है। हम्म। फिर हमें लगता था कईयों को कि ड्रिल क्यों कराते हैं, इतना स्ट्रिक्ट ड्रिल क्यों कराते हैं। ड्रिल एक मॉर्निंग हमारा वो होता है रूटीन। तो जो आपने आर्मी डे परेड में या कई सेरेमोनियल इवेंट्स में देखा है, रिपब्लिक डे परेड में देखा है, तो हमें लगता था कि इतना क्या बोलते हैं टाइट या वो स्ट्रिक्ट क्यों फॉलो करते हैं इस ड्रिल को। एंड वो पूरे ट्रेनिंग के हम्म दौरान एक ये ऐसा चीज है जिसमें आपके एक एक चीज चेक किया जाता है। मगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक बटन अगर मैंने पहना है तो बटन यही होना चाहिए और उसके कोई धागे दिखने नहीं चाहिए। तो इतना सिखाया हम्म जाता है। तो उसका भी बेसलाइन ये है हम्म कि आदमी के जीवन में अगर डिसिप्लिन लाना है तो ड्रिल हम्म एक चीज है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हम्म। एंड फिटनेस तो यस। आपका बन ही रहा है, ओवर एंड अबो आपका फिटनेस भी डेवलप हो रहा है। तो ये सब बताने वाली चीज नहीं है, बट उस दौरान हमें क्या है इतना सोचने का मौका नहीं होता है, बट हम करते जाते हैं, उसमें इतना ढल जाते हैं। आगे जाके जब हम अपना करियर शुरू करते हैं, पोस्टिंग्स कमीशन होने के बाद यूनिटों में जाते हैं, तो रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे सुबह उठ के ड्रिल के लिए तैयार होना पड़ता था, अपना ड्रेस यूनिफॉर्म रेडी करना पड़ता था। तो वो सब चीजें आगे आने वाले दिनों में ना पूरे करियर में आपको आसानी से सेल थ्रू करने में हेल्प करते हैं। तो एक किसी सो ने पहले मैं ये बोल एक्सपीरियंस किया हुआ नॉलेज और एक्सपीरियंस किया हुआ जो सिखलाई है, उन्होंने एक ट्रेनिंग के मॉड्यूल में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्लान करके एग्जीक्यूट करने के लिए दिया हुआ है। तो एज ए हम्म। स्टूडेंट, एज ए ट्रेनी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे उसको फॉलो करना और सिंसियरली उसको आसान तरीके से अडेप्ट करके ट्रेनिंग में पास होना है। ओके। तो ऐसे तो मैं हमेशा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्रायोरिटी देना ही है। अब मुझे बुरा लगता होगा सुबह उठ के ड्रिल के लिए क्यों जाऊं, मैं सुबह उठ के मैं अपने पैरों को क्यों पटकूं जमीन पे, हाँ। ये कभी अच्छा नहीं लगता है। बट आप एक बार उस रूटीन में ढल जाते हैं ना तो आपको पता भी नहीं लगता है, बट आगे जाके वो इतना बेनिफिट होता है। एंड हर कोई, आप एक वेटरन से पूछोगे वो बोलेगा जो भी मैं आज हूं, मैं अपने सर्विस के एक्सपीरियंस या जो ट्रेनिंग मिला है उसके बदौलत ही हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बार बार दो बार बीच में सॉरी टोक रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब डेलिबरेट टॉलरेंस क्रिएट किया जाता है राइट, पहले आर्मी के टाइम पे, मतलब आर्मी की सर्विस के अंदर यस, इट टॉलरेंस माइट, आप। वो लग रहा होगा कि वो क्या बोलते हैं इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो दबाव डाला जा रहा है। हाँ, बट वो आपके अच्छे के लिए ही है। यस, दबाव किसके लिए लगता है, जो पहले से सोचा नहीं है, जो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। सेम, हाँ। एक बचपन में बच्चा है जो खेलने के लिए जा रहा होगा या खेलने के लिए चाह रहा होगा, बट उसके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं अभी खेलने का समय नहीं है, बहुत खेल लिया तूने, अभी बैठ पढ़ाई कर। पेरेंट्स इंपोज कर रहे हैं उसको बैठने के लिए और पढ़ने के लिए, बट उसका हम्म। इंपॉर्टेंस कितना है आगे वाले जीवन में वो पेरेंट्स ही जानते हैं। यस सो यस। हमारे ट्रेनिंग में भी ऑफ शुरुआत कोर्स। में जो मेंटली प्रिपेयर नहीं लगता रहता है उसके लिए यही लगता है कि हमारे ऊपर ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। बट आप खुद ही हम्म। आए हैं ना, आपने ही खुद यस। एप्लीकेशन भरा, आपने ही खुद इंटरव्यू दिया, आपके सिलेक्शन होने के बाद आपने ही हाँ भरा कि मुझे ट्रेनिंग करना है और मुझे आगे जाके देश के सेवा के तौर पे ज्वाइन होना है। सेम गोस विद अर्जुन देन, कि भाई तू ही यस, था ना,
क्षत्रिय बना, तूने इतनी जी धनुर्विद्या सीखी, सब कुछ किया, और अभी तू इन आतताइयों को मारने के लिए पीछे हटने की कोशिश कर रहा जी। है ना? आप वही, यही डिस्कशन है ना हमारा, आप जो बात कर रहे हैं वही, कि बिल्कुल लाइक बिल्कुल। अब अभी तू अर्जुन, हट नहीं सकता। हाँ हम्म। अर्जुन उसमें पूछ रहा है कि इनको मार के मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, क्या एंड मुझे प्रसन्नता क्या होगी माँ जनार्दन? हाँ, हाँ। तो आगे जाके कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम्हें इसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें हाँ। इसके बगैर कोई चॉइस है। हाँ, तुम्हारी तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एज ए क्षत्रिय मिला है उसको पूरा करना है बस। एग्जैक्टली, तो आई थिंक दिस इज वेरी रेलेवेंट इन टुडेस टुडेस कॉन्टेक्स्ट, कि भाई जैसे आपने बताया कि मतलब जो मैं समझा हूं आपकी बात से, कि सुख से ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मेरे लिए ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे जी अगर मेरे को कुछ सिचुएशन है अभी, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, जी बट उसके बीच में भी मुझे कुछ भी करके मेरी फैमिली के लिए, अगर अभी मुझे, इफ आई हैव टू गो आउट एंड अर्न लाइक वट एवर वे, वट एवर इज माई मीन ऑफ मीन्स एंड वेज ऑफ अर्निंग, उसके थ्रू कुछ भी चल रहा हो, आपके ऑफिस में कुछ भी चल रहा हो, आपके सोसाइटी में कुछ भी चल रहा हो, बट यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है यस। कई बार आपको, बहुत नॉर्मल है आजकल कि कुछ चीजें ऑफिस में चल रही है जिसकी वजह से मुझे नहीं नहीं अच्छा लगता जाना, या हम्म मुझे ऐसा लगता है नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर कुछ हेल्थ इशू है, या किसी को कुछ हम्म। और इशू है, लगता होगा कि नहीं जाना, बट फिर भी जाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक ओवर। आई थिंक दिस इज अवर लर्निंग फ्रॉम दिस, एंड आपने जो बताया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए एंड मैंने आपको आर्मी का एग्जाम्पल पूछा जी जी। स्पेसिफिकली। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अगर हम और डिस्कस करना चाहेंगे तो आदमी के रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, औरत के हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। जो पहले हम्म। हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था कि अगर एक सोसाइटी डेवलप करना है तो आप उसके जो वहाँ पे गर्ल चाइल्ड होगा, जो गर्ल होगी या वुमेन होगी, उसको इतना एजुकेट करो ताकि वो उसके एजुकेशन और उसके नॉलेज के बेसिस पे ही पूरा सोसाइटी इवॉल्व हो जाएगा। या। तो यस आदमी यस। का अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बाहर जाके काम करना है, तो औरत का रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि पीछे घर का जिम्मेवारी देखना है। बट आज के डेट में दोनों बराबर जॉब कर रहे हैं, दोनों यस कॉम्पिटिटिवली यस। एक दूसरे का रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। तो वो भी एक बैलेंस आउट करके चलना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस 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 यस। 100%। तो बाकी अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होंगे और आगे जाके ये भगवत गीता में क्या क्या चेंज होने वाला है, कैसे अर्जुन इसके बारे में ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर चैप्टर में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर के बारे में अगर हमें समराइज करना था तो मेजरली एक विषाद योग के बारे में था, और आज हमने ये डिस्कस किया वही था। एंड विषाद योग के बारे में हमने और डिटेल में 2 या 3 एपिसोड में भी कवर हो गया है, तो इसके हाँ, अलावा काफी फर्स्ट कुछ किया। चैप्टर में कुछ बचा नहीं है शायद। हाँ, मतलब ऐसे है, बट उसमें क्या ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, अलग अलग उसमें कौन किसके सामने खड़ा हुआ है, क्या कौन किसने कौन सा शंख बजाया है, वो सब हाँ हाँ। है, कुछ कुछ है ओके। चीजें हैं। वो हम ऑलरेडी मतलब थोड़ा थोड़ा सा, मतलब लोगों को शायद डायरेक्टली उसमें इंटरेस्ट ना है कि भाई किसने कौन सा शंख बजाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी बट जी। फिर भी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर स्टार्टिंग टू रीड गीता, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। इट इज ओके टू नो कि भाई उसने देवव्रत, उस आई थिंक हो रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। बट मतलब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शंख थे, तो वो उसमें थोड़ा बताया हुआ है। तो मेजरली हमने फर्स्ट चैप्टर का अपना जो है वो काफी कुछ कवर कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर से आई थिंक, सेकंड चैप्टर इज द बेस ऑफ द होल भगवत गीता। सो सेकंड चैप्टर में से हम लोग कुछ वैसे तो सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट हम लोग कुछ कुछ ऐसे श्लोक उठा लेंगे जो लॉजिकली हमको सीक्वेंशियली आगे बढ़ने में मदद करेंगे, समझने में मदद करेंगे। ठीक है ब्रायन भाई, फिर आज के लिए ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले एपिसोड यस में सेकंड आपके। सेकंड चैप्टर से फिर स्टार्ट करते हैं अगले एपिसोड में। श्योरली। ओके। ओके। जय जय हिंद, श्री थैंक कृष्ण। यू। जय जय कृष्ण। जय।